हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको पहले तो जीएसटी का बर्थ सिखाऊंगा कि कैसे इसका बर्थ हुआ। सपोज करते हैं कि हमारा जो करण शर्मा है वो एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ता है एक्ट 6 में। ठीक है जी। अब जो करण है उसके घर के साथ ही घर है सान्या का, जो कि स्कूल इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, दोनों को ड्रॉप करने जाते हैं करण के डैड। तो आज करण का क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब क्या हुआ, करण ने एक कैंडीज का पैकेट खरीदा और जैसे ही वो स्कूल के लिए निकला तो करण के डैड ने उसको विश कर दिया हैप्पी बर्थडे। ये बात सानिया ने भी सुन ली और सानिया के पापा ने भी सुन ली, तो फटाफट से उन्होंने भी विश कर दिया करण हैप्पी बर्थडे। जैसे ही करण स्कूल में पहुंचा तो जब डैड ने उसको बाय बोली तो फिर से उन्होंने क्या बोल दिया, हैप्पी बर्थडे। ये बात वहां के गेट कीपर ने सुन ली, तो गेट कीपर को पता लग गया कि इसका आज बर्थडे है, तो फट से उसने भी करण को विश कर दिया हैप्पी बर्थडे। अब क्या हुआ, जब करण घर से निकला था तो सानिया के पापा भी वहीं थे, तो उसने एक कैंडी उठा के सानिया के पापा को दे दी। जैसे ही वो अपने स्कूल में पहुंचा, वहां पे भी जो गेट कीपर था उसको भी एक कैंडी मिल गई, क्योंकि उसने भी विश कर दिया था हैप्पी बर्थडे। चलते आगे। जब क्लास में कैंडीज या टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो करण के दो बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट थे, वो आए ही नहीं थे स्कूल। उसके बाद सबको जब कैंडीज मिल गई, सानिया भी उसकी क्लासमेट थी, तो सानिया को फिर से एक कैंडी वहां पे भी मिल गई। चलिए, करण ने परमिशन ली कि मैं अब ये कैंडी प्रिंसिपल ऑफिस में भी लेके आना चाहता हूं। तो करण जी चले गए प्रिंसिपल ऑफिस में कि मैं कम इन मैम, इट्स माय बर्थडे। तो प्रिंसिपल मैम एक मीटिंग में थे, उनको आ गया गुस्सा उस टाइम पे कि मैं आगे मीटिंग कर रही हूं और ये मुझे टॉफी बांटने आया। तो प्रिंसिपल मैम ने वहां पे कैंडी तो ले ली, उसको बर्थडे भी विश कर दिया, लेकिन एक रूल बना दिया। वो रूल ये बनाया कि ऐसे क्लास में किसी भी बच्चे को अलाउड नहीं है जाके टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे क्लास का भी टाइम वेस्ट होगा, बच्चों का भी और टीचर्स का भी। तो उन्होंने क्या रूल बनाया कि अगली बार से जिसका भी बर्थडे होगा वो आके टॉफीज मुझे दे देगा और मैं अपने आप सारी क्लास टीचर्स को या सारे स्टूडेंट्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब समझते हैं इसी को विद टैक्स। जैसे ही गुड्स की प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी। पहले तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर। तो जैसे ही फैक्ट्री लाइन से गुड्स बाहर जाते हैं, जैसे ही करण अपनी फैक्ट्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आया था तो सानिया के डैड को उसने क्या दी थी, एक टॉफी या कैंडी। तो दैट वाज एक्साइज ड्यूटी इन द ओल्ड टाइम्स। क्लियर। जैसे ही गुड्स एंटर करेंगे किसी और स्टेट में तो वहां पे देना पड़ता था हमें एंट्री टैक्स। क्या देना पड़ता था, एंट्री टैक्स, जिसको हम ऑक्ट्रॉय के नाम से पढ़ते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम बैरियर टैक्स के नाम से पढ़ते हैं, हम स्टेट टैक्स के नाम से पढ़ते हैं, हम सीएसटी के नाम से भी पढ़ते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो, मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन। ठीक है जी। उसके बाद होता क्या था पुराने टैक्स में, अब सानिया एक गवर्नमेंट है, ये सारी गवर्नमेंट्स थे जो स्टूडेंट्स थे। जो गवर्नमेंट एब्सेंट थी उन बेचारों को टैक्स कलेक्शन होती ही नहीं थी, और कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टैक्स की कलेक्शन होती थी। ठीक है। अब प्रिंसिपल मैम यहां पे है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्या रूल बनाया कि जितनी भी टैक्स की कलेक्शन होगी वो मैं अपने पास रखूंगी और मैं अपने आप सारी गवर्नमेंट्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो इससे सारी गवर्नमेंट्स का भी फायदा है,
हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी उससे। तो जीएसटी का आना मल्टीपल टैक्सेशन को हटाना था, जीएसटी को लेकर आना अपनी कंट्री में। हमारा मेन मोटिव ये था कि हम अपनी कंट्री में एक यूनिफॉर्म टैक्स बनाएं, वन नेशन एंड वन टैक्स के नाम से हम जीएसटी को बोलते हैं। So let's begin with the concept of GST. As you can see on the screen also that GST is an indirect tax. Obviously GST एक indirect tax है। Indirect का मतलब होता है जिसका burden किसी और पर है और लिवाए वो किसी और पे हो रहा है, मतलब लग किसी और पे रहा है लेकिन पेमेंट का burden किसी दूसरे पर्सन पे फॉल कर रहा है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, +2 की इकोनॉमिक्स में भी था कि एक फार्मर है, उसने वीट उगाई, वीट उगाने के बाद उसने एक फ्लोर मिलर को बेच दी जिसने उसका आटा बनाया, आटे से वो धीरे धीरे करके केक बना। तो बीच में मैन्युफैक्चरर भी आएगा, होलसेलर भी आएगा, रिटेलर भी आएगा और एंड में कौन आएगा? कस्टमर। तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो तो कस्टमर पे फॉल कर रहा है, लेकिन वो लग किस पे रहा है? व्हेन यू सेल ऑफ और व्हेन यू ऐड सम वैल्यू इन इट। ठीक है, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? irrespective of income the tax rate will remain same। तो पहले 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब कि जिसका जो टैक्स का बर्डन है वो किसी और पे फॉल होगा और वो ले भी किसी और के ऊपर होगा। इसकी जो नेचर है दैट इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब इसमें इनकम मैटर नहीं करती, मतलब आपकी पेइंग कैपेसिटी मैटर नहीं करती। अगर आपने कोई चीज़ की गुड्स ली हैं या सर्विस अवेल करी है तो जीएसटी का रेट सभी के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट। जैसे हमारे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स का जो मेन बॉडी है वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद करो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब कस्टम्स किस पे लगता है? कस्टम लगता है हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, इट इज नॉट लिंक्ड विद द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। ये पेइंग कैपेसिटी के साथ बिल्कुल लिंक नहीं करता। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, आपने अगर कोई गुड लिया है, कोई सर्विस ली है, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना ही पड़ेगा। जीएसटी जो है वो सिर्फ गुड्स पे नहीं लगता, सिर्फ सर्विसेज पे भी नहीं लगता, ये दोनों पे लगता है। गुड्स भी आ गए इसमें और सर्विसेज भी आ गई। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, जब आप खाना खाने गए, अब कई लोग बोलेंगे कि वो हमने गुड्स की सर्विस ली है, पर देखो आपने बोला क्या? गुड्स की सर्विस ली है। तो यहाँ पे गुड्स क्या है? आपका फूड जो आप खा कर आए हो। सर्विस कहाँ से लिया आपने? जो आपको वहाँ पे वेटर ने सर्विस दी है वो भी सर्विस है, सेल्फ सर्विस भी एक सर्विस है। ठीक है, तो वहाँ पे चाहे गुड्स आप ले रहे हो, चाहे आप सर्विसेज ले रहे हो, चाहे दोनों ले रहे हो, आपको उस पर एक ही टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज जीएसटी। इंडिया में अगर मैं बात करूँ जीएसटी कब आया था, तो इट वॉज ऑन 1 जुलाई 2017, लेकिन ये 7 दिन तक रहा एक्सेप्ट JNK। JNK में ये एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 को। कब एप्लीकेबल हुआ? 8 जुलाई 2017 को। मतलब 7 दिन लग गए थे हमें महबूबा को मनाने के अंदर कि आपके वहाँ जीएसटी अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो 7 डेज तक सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल था विदाउट JNK। बट हर अच्छी चीज़ जैसे आपको पता ही है 8 को होती है, तो 8 जुलाई से जीएसटी वॉज अप्लाइड टू होल ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया। लेट्स मूव फर्दर। जो सर्विस चार्ज होता है, सर्विस चार्ज, उस पे जीएसटी देना है या नहीं, सर्विस चार्ज देना है या नहीं, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। अब ये ऑप्शनल क्यों है? जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ठीक है, अब वहां के मेन्यू में अगर नहीं लिखा कि सर्विस चार्ज देना पड़ेगा आपको, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां के मेन्यू में ये चीज मेंशन है तो अब आपके लिए वो ऑप्शनल पेमेंट नहीं है, अब आपके लिए वो कंपल्सरी पेमेंट बन जाएगी, इट शैल बी पेड। ठीक है, तो सर्विस चार्ज होता क्या है बेसिकली? जैसे मान लो आप टिप देते हो एक रेस्टोरेंट में जाके किसी भी वेटर को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्विस चार्ज।
अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी तो आप 11वीं कक्षा से जानते आए हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है जी, कौन से हैं 4 प्रकार के? सीजीएसटी, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब क्या है? स्टेट जीएसटी, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड या इंटेग्रल, और उसके बाद कौन सा चौथा? यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब कई बार क्या होता है, हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इंट्रा का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले तो सप्लाई को हम बाद में डिफाइन करेंगे। सप्लाई को मतलब यहाँ पे आप ट्रांसफर मान लो, सेल मान लो, परचेज मान लो, कुछ भी मान लो। हम इसको डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में कवर करेंगे व्हाट इज सप्लाई। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज इंटर। इंटर मींस विद इन टू स्टेट्स, टू बाउंड्रीज। बाउंड्री ए से लेके बाउंड्री बी के बीच में अगर आप जा रहे हो, दिस इज इंटर। लेकिन अगर आप ए के अंदर अंदर ही सप्लाई कर रहे हो, दिस इज इंट्रा। तो इंट्रा के ऊपर क्या लगेगा? इंट्रा के ऊपर लगेगा आइदर सीजीएसटी और आइदर एसजीएसटी, नॉट आइदर, इट्स अ कॉम्बिनेशन, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर वो यूटी है तो एसजीएसटी की जगह क्या लग जाएगा हमारा? यूटीजीएसटी। ठीक है, और इंटर के ऊपर क्या लगेगा हमारा? आईजीएसटी। एनी डाउट स्टिल हियर? उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जब आप इनकम टैक्स में टैक्स को राउंड ऑफ करते हो तो आपको याद होगा 10 के मल्टीपल में किया जाता है, लेकिन जीएसटी में राउंड ऑफ जो किया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ₹1। ओके, तो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू हरजोत कौर एंड भूमिका इज, अगर मान लो आपका जीएसटी, अगर आपका जीएसटी का बिल जो बना है वो ₹1 का बना है, तो इसको क्या राउंड ऑफ करोगे? सोचो इसके बारे में। पॉज द वीडियो राइट नाउ एवरीबॉडी ऑफ यू एंड एक आंसर ये लिखो कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये आंसर लिखो किसी पेज के ऊपर, फिर वीडियो को आप रिज्यूम करोगे। अगर आपका जीएसटी का बिल ₹1 बना है तो आप इसको कितना राउंड ऑफ करने वाले हो? हरिया, हाँ जी आयुषी, हो गया बेटा? क्या आंसर होएगा इसका? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा इसका? अरे भाई, राउंड ऑफ 1 की फॉर्म में करना है। जिसका बिल ही ₹1 बना है उसको आप कोई राउंड ऑफ नहीं करोगे। अगला एग्जांपल देखो, मान लो आपके जीएसटी का बिल जो बना है वो बना है ₹10.06, 10.6। अब आप इसको क्या राउंड ऑफ करोगे? सोचिए, 10.6 को क्या आप राउंड ऑफ करोगे? ₹11 ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? ₹11। मतलब 5 से अगर छोटा होगा तो एक डिजिट पीछे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10.1 होता बिल हमारा, 10.1 होता तो हम क्या चार्ज करते? ₹10। इसका मतलब ये है कि आपसे जीएसटी में गवर्नमेंट ₹1 भी नहीं छोड़ सकती, आपसे वो सारे के सारे पैसे वसूलेगी। ठीक है, तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ इन जीएसटी। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। आर्टिकल नंबर 366 12A, ये आपको आर्टिकल जरूर याद करना है, एमसीक्यू में एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है इसका। ठीक है, तो जीएसटी का जो डेफिनेशन का आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 366 12A। जीएसटी इज अ टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो, लेवाई मतलब चार्ज कर रहे हैं हम, और जीएसटी एक ड्यूटी नहीं है, जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। तो इसके दो कीवर्ड्स निकल के आएंगे, लेवाइड ऑन सप्लाई, ये एक ही कीवर्ड है, लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ बोथ दैट इज गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक्सेप्ट द सप्लाई ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किस पे नहीं लगती? अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगती, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। रेस्ट ऑन ऑल आर्टिकल्स ऑन ऑल थिंग्स जीएसटी विल बी अप्लाइड जिसमें अल्कोहल है, जैसे स्पिरिट हो गई, या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो उसमें अल्कोहल है, तो इन चीजों पे तो लगेगी। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर है उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सो जीएसटी इज अ कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है? देखो, इट मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम।
जीएसटी कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इट्स नेचर इज रिग्रेसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। जीएसटी अप्लाई होगा तो होगा, सब पे होगा, इक्विवेलेंट रेट पे होगा। तो इसीलिए जीएसटी डिपेंडेंट किस पे नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन हैबिट्स। आपकी कंजम्पशन हैबिट्स कितनी है, आप कितना खर्चा अपनी कंजम्पशन पे करते हो, उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी एक क्या बोल सकते हैं हम, कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स माना जाता है। होपफुली आई एम क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कंजम्पशन कहीं और हो रही है तो जीएसटी वहां पे लगेगा, ठीक है, जहां पे वो कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन कहां पे करानी है। अगर मान लो आप चंडीगढ़ से गुड्स भेज रहे हो दिल्ली में, ठीक है, तो आपको ओरिजिन स्टेट क्या है, आपकी ओरिजिन स्टेट आपकी चंडीगढ़ है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कहां पे होगी जीएसटी के लिए, आपकी ओरिजिन स्टेट के अंदर। बट जो रेवेन्यू दिया जाएगा वो कौन सी स्टेट को दिया जाएगा, कंजम्पशन स्टेट को दिया जाएगा। किस स्टेट को दिया जाएगा, हमारी कंजम्पशन स्टेट को दिया जाएगा, दिल्ली वाली जो भी होगी, ठीक है। तो जीएसटी एक और कुछ नहीं है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे मैंने केक बनाया, ठीक है, फार्मर ने सिर्फ एक वीट ग्रो करके आगे किसी को दे दिया, फ्लोर मिल तक वो पहुंच गई, उसमें वैल्यू ऐड हुई, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा, फिर वो टैक्स मैन्युफैक्चरर के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, अल्टीमेटली उसका बर्डन किस पे पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जो रेवेन्यू दिया जाता है वो कंजम्पशन स्टेट के लिए जो है उसको मिलेगा, ठीक है, और ये एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल्स, बट फिर भी रीड कर लेना एक बारी। हमारा जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे इंडिया का, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको किसने लिखा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इट्स द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एवर, 26 जन 1950 को ये आया था, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इसमें, 395, शेड्यूल्स कितने हैं इसमें, 12, लेकिन आर्टिकल्स जो ICAI ने हमारे सिलेबस में कवर किए हैं दैट इज 12, शेड्यूल 7। तो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है उसमें आ जाएगा सबसे पहला आर्टिकल 245। सो आर्टिकल 245 जिसकी अमेंडमेंट कई बुक्स में ना गलत थी कि 246A है, जबकि नहीं, मैंने तभी ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन किया, इट्स नॉट 246A, इट्स 270। आर्टिकल अमेंडेड इज 246A, ठीक है। 246 न्यू आर्टिकल जो है उसकी जगह पे जो आया है दैट इज 269A, एंड 248 के लिए जो न्यू आया दैट इज 279A, 254 की जगह जो न्यू आया दैट इज 366 12A। तो ये आपको याद करने हैं फॉर MCQs दे इफ दे कैन आस्क यू। अब मेन चीज़ पे आ जाओ, हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं आर्टिकल्स की, 245 की, 46 की, 48 की एंड 54 की, ठीक है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट्स हैं, किसी को पता है वो 3 लिस्ट्स, एनीवन? देखो सबसे पहली लिस्ट जो है वो लॉ मेकर पार्लियामेंट के पास है हमारा, आर्टिकल 246। एक्सटेंट कहाँ है, होल ऑफ इंडिया और पार्ट। लिस्ट 2 जो है दैट इज फॉर स्टेट असेंबली, होल ऑफ स्टेट और पार्ट। थर्ड लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बारी, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर कोई कन्फ्लिक्ट आएगा बेटा तो वहां पे कौन जीतेगा, पार्लियामेंट विल प्रिवेल। स्टेट और सेंटर में से किसके पास ज़्यादा पावर होगी, कॉमन सेंस अप्लाई करो, पार्लियामेंट के पास। पर उसमें भी किसका असेंट चाहिए हमें, हमारे प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। आर्टिकल नंबर 254 के अंडर ये लिखा हुआ है। फाइन, ओके। तो आज का हमारा होमवर्क आ रहा है। पहले हमारा होमवर्क क्या है, आपको gst.gov.in पे जाना है, किसी भी कोई भी बिल उठा लो अपने घर में जो पड़ा है, ठीक है, उस टैक्स पेयर को वहाँ सर्च करो। कैसे सर्च करना है, GSTIN नंबर डाल के, वहाँ पे उसका स्टेटस आएगा, या तो एक्टिव या कैंसल्ड या इनएक्टिव। वी विल चेक बाय पुटिंग इट्स GST नंबर, GSTIN या UIN स्टेटस चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा उनका। टैक्स पेयर टाइप क्या है, वो रेगुलर है या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है। कॉम्पोजिशन लिवाई में रेट्स डिफरेंट होते हैं, रेगुलर में डिफरेंट होते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, मुझे आप ढूंढ के बताओगे।
दो स्कीम्स होती हैं जीएसटी के अंदर, समझो इस कंसेप्ट को। देर आर टू स्कीम्स इन जीएसटी। नंबर वन कॉम्पोजिशन लेवाई, जिसमें रेट्स क्या अलग होते हैं, या रेगुलर जिसमें रेट्स अलग होते हैं। तो आपने मेरे को कल बताना है किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में, कोई भी कंपनी के बारे में, जो भी जीएसटी पे करता है उसका जीएसटी नंबर, या आपको किसी शॉप के बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस उसका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है या कैंसल्ड आ रहा है और फिर भी वो जीएसटी पे कर रहे हैं, ले रहे हैं लोगों से, तो इट्स अ क्राइम। आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। किसी भी ब्रांड को आपने चेक करना और मुझसे डिस्कस करना उसके बारे में, मुझे दिखाना है बकायदा स्क्रीनशॉट लेके कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे, उसका स्टेटस एक्टिव है, कैंसल्ड है या इनएक्टिव है, ठीक है जी। उसके बाद आपने मुझे सेकेंड होमवर्क में ये बताना है कि जो स्कीम है जीएसटी के अंदर, कॉम्पोजिशन लेवाई एंड रेगुलर, किस में रेट्स अलग होते हैं और किस में रेट सेम होते हैं। यू हैव टू टेल मी दिस। सो नेक्स्ट स्लाइड सेज द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये आपको रट्टा मारना है फिर से एमसीक्यू के लिस्ट में, कुछ समझाने वाली बात नहीं है। एंट्री नंबर्स और उनका मैटर, जो भी इनकम्स है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, उसका एंट्री नंबर है 82, कस्टम का है 83, एक्साइज का 84। बेटा कस्टम लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, एक्साइज लगता है प्रोडक्शन पे, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे 85 में, ठीक है। लिस्ट नंबर 2 का मैटर जो है एंट्री नंबर 46, दैट इज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब तुमने देखा कहीं पे लिस्ट 3 पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, कहीं पे जीएसटी कवर हो रहा है, नहीं हो रहा। देयरफॉर क्या लिखा है मैंने, पढ़ो, जीएसटी इज नॉट कवर्ड इन एनी लिस्ट, सो नो एंट्री कंसिस्ट जीएसटी, देयरफॉर इट वाज ओरिजिनेटेड इन आर्टिकल नंबर 246A। स्पेशल आर्टिकल बनाया गया जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का, उसको हमारी कंट्री में लाने के लिए। हाँ जी बच्चों, ये वाली स्क्रीन या स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं हमारी बेस लाइन के अंदर। बेस लाइन का मतलब समझते हो, इंडिया की बाउंड्री लाइन एंड वाली, ठीक है। कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं। कैन एनीवन आंसर मी? कहीं पे लिखो फटाफट से और मुझे बताओ किसने क्या लिखा है, ठीक है। सोचो सोचो, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं हमारी कंट्री में, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं। हाँ जी वंश बंसल जी, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा थोड़े टाइम के बाद। फिलहाल आपने लिख लिया, वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो और भी अच्छा है। तो अब मेरे को बताओ, आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में मैंने बता दिया था। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग बाउंड्रीज के बीच में आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा फोकस जा रहा है, अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके जा रहे हैं अपने गुड्स को, स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके जा रहे हैं अपने गुड्स को, तो इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा, जल्दी बताओ। स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके जा रहे हैं अगर हम गुड्स को, ये रही मेरी स्टेट 1 एज यू कैन सी, ठीक है, और ये रही मेरी स्टेट 2। तो स्टेट 1 से जब स्टेट 2 में जाएंगे तो कौन सा जीएसटी उसके ऊपर अप्लाई होगा, बोलो। इट विल बी आईजीएसटी, इट विल बी आईजीएसटी। सिमिलरली अगर मैं स्टेट 2 से स्टेट 3 में जा रहा हूं, उस पे भी क्या लगेगा मेरा, आईजीएसटी। अगर मैं स्टेट 1 से स्टेट 1 में ही गुड सप्लाई कर रहा हूं, स्टेट 1 से स्टेट 1 में ही गुड सप्लाई कर रहा हूं, उस पे लगेगा मेरा इंट्रा स्टेट, यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये नोट्स आपके पास खुले होने चाहिए जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं स्टेट 1 से स्टेट 6 पे चला गया, स्टेट 1 से स्टेट 6 पे चला गया, तो उस पे क्या लगेगा मेरा, आईजीएसटी। स्टेट 6 से स्टेट 5 पे आ गया, उस पे भी मेरा क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। तो जहां पे भी इंटर आ गया बेटा वर्ड, वहां आईजीएसटी, जहां इंटर आ गया वहां पे मेरा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अब देखो, अगर मैंने क्या किया, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया था, स्टेट 2 से कहां गया था, स्टेट 3 में गया था। स्टेट 3 में
से मैंने गुड्स को सप्लाई किया UT1 एंड ओनली UT1, ओनली UT1, तो अब UT GST लगेगा और साथ में क्या होगा, CGST, क्या होगा, CGST। लेकिन सॉरी, अगर मैंने स्टेट 3 से पहले UT में गया, अब ये स्टेट है, ये UT है, क्या लगेगा इसके ऊपर भी, IGST। अगर मैं UT1 से UT2 में जा रहा हूं, अगर मैं UT1 से UT2 में जा रहा हूं, उस पे क्या चार्ज होगा, CGST एंड UTGST। मतलब UTs में अगर इंट्रा है ना बेटा, तो S को हटा के क्या लगा दो, UTGST, साथ में क्या लगेगा, ही लगेगा CGST। क्या बताया मैंने, एक बार देखो, अगर इंट्रा वर्ड है, क्या वर्ड है, इंट्रा, तो क्या लगेगा, C प्लस S। लेकिन अगर इंट्रा UT में हो रहा है तो S की जगह क्या लग जाएगा, UTGST। अगर इंटर वर्ड है तो लग जाएगा IGST। अच्छा, एक और बात, मुझे ये बताओ कि जो ये इंडिया का डायग्राम जो मैंने मैप बनाया है, इसको, इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, इस पोर्शन को बोलते हो आप बेस लाइन। क्या बोलते हो आप, बेस लाइन या लैंड मास। तो क्या ये इंडिया है, इज इट इंडिया, यस इट इज इंडिया। ये जो बेस लाइन है, इट इज ऑल्सो इंडिया। अगर आप यहां पे भी सप्लाई कर रहे हो ना, पानी में भी सप्लाई कर रहे हो ना, टेरिटोरियल वाटर्स में या एटमॉस्फेयर में भी सप्लाई कर रहे हो, वहां से भी अगर हम इंडिया को काउंट करें तो यस, उस पे भी क्या चार्ज होगा, GST। अब आपको आंसर तो मिल गया होगा इस साइड पे। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया इन द बेस लाइन, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 UTs। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है, ओके। Is it India? The water you can see here, is it India? The answer is yes, it is also India. Okay. अब हम बात करते हैं पानी के अंदर सप्लाई करने की। अगर हम बात कर रहे हैं पानी के अंदर सप्लाई करने के लिए, तो हमें ना पहले एक ये शॉर्ट फॉर्म जाननी है जिसका नाम है NM। NM को हम बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। क्या बोलते हैं बेटा, नॉटिकल माइल्स। अब ये दो है, या तो 12 होगा या 200 होगा। जो 12 है, अगर उसके अंदर आपने सप्लाई करी है तो यस और नो, उस पे GST चार्ज होगा कि नहीं होगा, द आंसर इज यस। पानी अभी बोला ना, पानी भी तो इंडिया है, तो अगर आप पानी के बीच में सप्लाई कर रहे हो, वो भी इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। अगर आप 200 mm के बीच में कोई सप्लाई कर रहे हो, क्या उस पे GST चार्ज होगा, अगेन द आंसर इज यस, क्योंकि वो भी पानी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा GST वहां पे चार्ज होगा। पहले तो ये याद रखो, जो 200 mm है, जो 200 mm है, वो EEZ है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है वो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, जिसमें आप सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस के पर्पस से डील कर रहे हो। किस में डील कर रहे हो आप, ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए आप इसमें डील कर रहे हो। तो 200 mm में सिर्फ यही कवर होता है, ठीक है जी, 200 mm में सिर्फ यही कवर होता है, ओके। 12 mm, इज इट इंडिया, यस। TWI की फुल फॉर्म, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ओके। यहां तक क्लियर हो गया, एक बारी दोबारा से देख लो। अगर आपके पास सप्लाई जो हो रही है वो 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है, तो वो इंटर है, उस पर क्या लगेगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। अगर विद इन द सेम स्टेट हो रही है तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST। अगर एक स्टेट है और एक UT है तो वो इंटर हो गई, उस पर भी IGST लगेगा। लेकिन अगर UTs के अंदर ही हो रहा है, UT1 एंड UT2 में ही हो रहा है, तो वहां लगेगा CGST प्लस UTGST, ठीक है। NM की फुल फॉर्म नॉटिकल माइल्स, TWI की फुल फॉर्म टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। चलो जी, अब जो नॉटिकल माइल्स है, MCQ में पूछ सकते हैं, वो काउंट कहाँ से करना है। नॉटिकल माइल्स को काउंट करना है आपकी बेस लाइन से, और ये कहीं पे मेरे नोट्स में अगर नहीं मेंशन तो प्लीज़ लिख लेना बेटा कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर्स। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। अब मान लो हमने बोला कि हमारी कंट्री में 8 UTs है।
अब लोगों को तो पता ही नहीं है 8 यूटीज़ कैसे हैं, ये 8 यूटीज़ जीएसटी पर्पज़ के लिए कैसे हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. सो लेट्स बिगिन. 3 यूटीज़ हैं बेटा विद लेजिस्लेचर, लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा. 3 यूटीज़ आर विद लेजिस्लेचर एंड 5 यूटीज़ आर विदाउट लेजिस्लेचर. विद लेजिस्लेचर का मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट है, सीएम है, प्रॉपर असेंबली है, ठीक है. अब 5 यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर होगी, बट 1 अदर यूटी विच इज कॉल्ड डीम्ड यूटी. तो टोटल कितनी हो गई? 6 यूटीज. अब पहले आ जाओ जरा लेफ्ट साइड के ऊपर, देखो जो 3 हमारी यूटीज हैं वो क्या हैं? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. सो वी कैन कॉल इट एज 3 स्टेट्स. तो 28 + 3 इज 31 स्टेट्स. एक्चुअल स्टेट्स 28 थी, बट इन 3 को, जहाँ लेजिस्लेचर है प्रॉपर, जहाँ असेंबली है प्रॉपर, जहाँ गवर्नमेंट है प्रॉपर, उसको भी हम डीम्ड स्टेट बोल रहे हैं. तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स नहीं है एक्चुअली में. जीएसटी पर्पस के लिए कितनी मानी जाएंगी? 31 स्टेट्स मानी जाएंगी. समझ गए? और यूटीज कौन सी हैं विदाउट लेजिस्लेचर? 5 हैं. 5. नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार, नंबर 2 दादरा एंड दमन, नंबर 3 लक्षद्वीप, नंबर 4 लद्दाख, नंबर 5 चंडीगढ़. 6th को हम बोल रहे हैं अदर यूटी. 6th को क्या बोल रहे हैं? अदर यूटी. अब ये अदर यूटी क्या है बेटा? अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स में काम कर रहे हो ना, 200 नॉटिकल माइल्स में अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो, जिसको आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हो. क्या बोलते हो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. उस पार्ट को हम अदर यूटी के नाम से बोलेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पानी में काम कर रहे हैं, पानी में सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है. 12 नॉटिकल माइल्स हो चाहे 200 नॉटिकल माइल्स हो, 12 नॉटिकल माइल्स में जीएसटी की सप्लाई हो रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा. बट कौन सा जीएसटी लगेगा? जो नियरेस्ट होगा वहाँ पे, जो स्टेट नियरेस्ट होगी, जिस यूटी को सामान मिल रहा है, कंजम्पशन. ठीक है. सो दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड टू 12 नॉटिकल माइल्स. नियरेस्ट स्टेट का जो टैक्स होगा वो आप वहां पे चार्ज कर लोगे. पर 200 नॉटिकल माइल्स पे, 200 नॉटिकल माइल्स पे आप ये नियरेस्ट स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते. वो एक यूटी मानी जाएगी जिसको हम डीम्ड यूटी बोलते हैं. सो गवर्नमेंट सेड इट एज अदर टेरिटरी. उसका ओटी तो बोल नहीं सकते अदर टेरिटरी, तो उसको भी यूटी ही बोलेंगे. तो जो मैंने अदर टेरिटरी को सर्कल किया हुआ है वो डीम्ड ड्यूटी है. तो कुल मिला के विदाउट लेजिस्लेचर हमारी 5 यूटीज नहीं है. कितनी यूटीज हो गई? अब 6 यूटीज हो गई. कंसेप्ट समझो ध्यान से. 8 यूटीज कैसे बनी? 3 विद लेजिस्लेचर हैं और 5 विदाउट हैं. अब वो 5 कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, दादरा दमन, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड चंडीगढ़. लेकिन एक और है 200 नॉटिकल माइल्स वाली. जिस पानी में आप सप्लाई कर रहे हो 200 नॉटिकल माइल्स, वहां पे आप नियरेस्ट टैक्स नहीं लगाओगे, नियरेस्ट स्टेट का टैक्स नहीं लगाओगे. वो यूटी है तो ऑब्वियसली वहां क्या लगेगा यार? यूटी जीएसटी लगेगा. और अगर 2 यूटीज में सप्लाई हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा. अगर एक यूटी से दूसरी स्टेट में पानी जा रहा है तो वहां पे भी आईजीएसटी लगेगा. अगर एक स्टेट से दूसरी यूटी में सामान जा रहा है या पानी जा रहा है, वहां पे भी आईजीएसटी लगेगा. लेकिन अगर यूटी ही है तो वहां पे यूटी से यूटी में कहाँ लगेगा? कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा. ठीक है. अब मैंने आपको ना इसमें डिटेल में थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है. लेट्स गो टू दैट एग्जाम्पल. सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. बेटा, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वाटर जहां पर पहुंच रहा है, वाटर इज रीचिंग डिपेंडिंग अपॉन विच टैक्स इज अप्लाइड. ध्यान से समझना कंसेप्ट को. पानी की बात कर रहे हैं हम. स्टेट 5 से जो पानी है वो गया स्टेट 5 के अंदर. पानी की एंट्री स्टेट 5 से कहां हो रही है? स्टेट 5 के अंदर ही हो रही है. तो क्या हुआ बेटा? ये इंट्रा. क्या हुआ? इंट्रा. क्या लगेगा इस पे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. पानी की सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है तो क्या लगेगा इस पे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं. अगला एग्जांपल हमारे पास क्या बोल रहा है? जो पानी है वो यूटी से यूटी में जा रहा है. एक यूटी से दूसरी यूटी में जा रहा है. मैंने यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा, लिख लेना. एक यूटी से दूसरी यूटी में जा रहा है तो उस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी. क्या लगेगा?
IGST। लेकिन अगर सेम यूटी में जा रहा है, सेम यूटी में जा रहा है तो लगेगा CGST प्लस एस की जगह क्या लिख देंगे UTGST। क्या लगेगा CGST प्लस UTGST, क्योंकि सेम यूटी का मतलब क्या हुआ फिर से इंट्रा, दो यूटीज का मतलब क्या हुआ इंटर, तो इंटर पे क्या लगता है IGST। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो, UT2 से UT2 में ही जा रहा है, UT2 से पानी किस में जा रहा है UT2 में, मतलब सेम हुई ना, फिर से क्या होगी इंट्रा, इंट्रा पे क्या लगता है CGST प्लस SGST, बट S को काट के हम यहां क्या लगा देंगे UTGST। क्या लगा देंगे UTGST। स्टेट 6 से कहां जा रहा है स्टेट 5 पे, क्या बन गया ये इंटर, क्या बन गया इंटर, जो आप कर रहे हो तो उसमें क्या लग जाएगा IGST। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि पानी कहां पर पहुंच रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कौन सा टैक्स अप्लाई किया जाए। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पानी जा रहा है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पानी जा रहा है तो हम कौन सा टैक्स लगाएंगे बताओ, वन स्टेट टू अनदर IGST। अगर सेम स्टेट है तो क्या लगेगा CGST प्लस SGST। अगर एक स्टेट से दूसरी यूटी में जा रहा है तो क्या लगेगा, अगर एक स्टेट से दूसरी यूटी में जा रहा है तो भी IGST ही लगेगा क्योंकि वो भी इंटर हुआ। लेकिन अगर सेम यूटी है तो CGST प्लस UTGST लगेगा। ठीक है जी, स्टेट टू यूटी और यूटी टू स्टेट मींस इंटर। होपफुली आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो 200 नॉटिकल माइल्स को क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और NM नॉटिकल माइल्स, और जो 200 NMs है दैट इज़ ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस। ठीक है, वहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं करना बेटा कि जो जिस स्टेट के नियरेस्ट वाला टैक्स है वो अप्लाई कर दे, नहीं, वहाँ पे क्या रूल अप्लाई करना है, जहाँ पर पानी पहुँच रहा है, जहाँ पर आप नेचुरल गैस को सप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ये रूल लगेगा। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, ये रूल 200 नॉटिकल माइल्स का है। जो नियरेस्ट वाला रूल है कि नियरेस्ट स्टेट कौन सी पड़ रही है वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला रूल है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है दैट इज वेरी इजी, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस इन द ओल्ड सिस्टम। चलो जी, पहला प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा मल्टीपल टैक्सेस। हमारी कंट्री में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया करण के बर्थडे वाला, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मल्टीपल टैक्स लगते थे। ठीक है, मल्टीपल टैक्स इवेंट्स भी थी, जैसे प्रोडक्शन अंडर एक्साइज हो गया, फिर कस्टम लगेगा उस पर, फिर CST लगेगा, तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, जैसे तुम इनकम टैक्स में पढ़ते हो बेटा, पहले टैक्स निकाला, फिर उस पर सेस लगाया, फिर सरचार्ज लगाया, ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है। डबल टैक्सेशन है, सम वैल्यू ऐड हुई उस पर टैक्स लग गया, वैट लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है। रेस्टोरेंट्स पहले वैट भी लगाते थे, सर्विस टैक्स भी लगाते थे। ठीक है, नो यूनिफॉर्मिटी, अब 29 स्टेट्स उस टाइम पे हमारी वैट में कवर होती थी, तो हमारे पास 29 वैट थे अलग अलग, तो कोई भी वैट सेम नहीं था। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी। क्लासिफिकेशन इशू था, गुड क्या है सर्विस क्या है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। एग्जाम्पल, फूड को कई लोग गुड मानते हैं, कई लोग सर्विस मानते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स नहीं थी, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर। अब GST ने बेटा ये प्रॉब्लम्स को रिमूव किया, मल्टीपल टैक्सेस को हमने कन्वर्ट कर दिया वन यूनिट में अंदर, जिसको हम GST बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट को हम यहाँ पे सप्लाई बोल रहे हैं, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, कुछ भी हो। असेसी यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन है, सप्लायर है, इस पर डबल टैक्सेशन नहीं लगती। कास्केडिंग इफेक्ट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी GST एप्लीकेबल अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कंप्लायंस कॉस्ट कम है, वन नेशन वन टैक्स है। सो आर्टिकल 246 आया ए में, जिसको ओवर रूल किया गया 246 एंड 54 में। 246A1 जो है बेटा दैट इज फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, लॉ मेकर बॉडी कौन है यहाँ पे, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ पार्लियामेंट के पास सारे जो है वो रूल है। अब यहाँ तक पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो 246A है उसमें ओवररूल हुआ 246 और 54, उसके बाद 246A1 में इंट्रा स्टेट कवर होता है, 246(2) में इंटर स्टेट कवर होता है। जहाँ पे इंट्रा है वहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली दोनों है, और इंटर में सिर्फ कौन होगा, पार्लियामेंट होगा। इंटर में कौन होगा, पार्लियामेंट। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज आर्टिकल नंबर 248, जिसको हम रेजिड्यूअरी आर्टिकल भी बोलते हैं।
So if any matter is not covered in any list, then laws made by parliament, that is list 1 through entry number 97. ये फिर से रट्टा आ गया, आपको रटना पड़ेगा ये. Article 265, no tax shall be levied or collected without the authority of law, that is act. मतलब हर एक टैक्स को कलेक्ट करने के लिए आपको बेटा क्या बनाना पड़ेगा, उसका एक्ट बनाना पड़ेगा. जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी टैक्स बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ द यूनियन. पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को किसी भी टाइम बढ़ा सकता है अपनी यूनियन के पर्पज़ के लिए. अपने सरचार्ज को भी वो इंक्रीज इजीली कर सकते हैं. जीएसटी में टोटल एक्ट कितने बने होंगे सोचो. हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन जीएसटी? हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन जीएसटी? सोचो सोचो सोचो. थिंक अबाउट इट. 35 एक्ट्स. अब 35 एक्ट्स कैसे हैं? नंबर 1 एक्ट इज सीजीएसटी. नंबर 2 एक्ट इज यूटीजीएसटी, जो पावर जिसके पास सेंट्रल के पास है. 31 एक्ट्स ऑफ स्टेट जीएसटी, बिकॉज 31 स्टेट्स थी. रिमेंबर स्टार्टिंग में बताया था. 1 आईजीएसटी एंड 1 जीएसटी कंपनसेशन एक्ट. तो कुल मिला के 1, 2 और 31, 33, 34 आईजीएसटी और 35 जीएसटी कंपनसेशन एक्ट. तो टोटल मिला के अगर आप देखो तो आपके पास 35 एक्ट्स निकल के आएंगे. कितने? 35. कौन से नाम याद करेंगे जल्दी. पहला क्या बेटा? एक एक्ट बना था हमारा सीजीएसटी का. किसका? सीजीएसटी का. फिर बना यूटीजीएसटी. यूटी की पावर भी हमने किसको दे दी? सेंट्रल. फिर कितने एक्ट बने थे एसजीएसटी के? 31, क्योंकि हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं? 31. कैसे बनी थी 31? 28 नॉर्मल स्टेट्स प्लस 3 यूटीज विद गवर्नमेंट, विद लेजिस्लेचर, विद असेंबली. ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 31 प्लस 1 आईजीएसटी प्लस 1 जीएसटी कंपनसेशन एक्ट. सो देयरफॉर वी हैव 35 एक्ट्स ऑफ जीएसटी. सेस का कांसेप्ट क्या होता है? सेस जो आपने इनकम टैक्स में भी सीखा था. सेस का कांसेप्ट, उसके ऊपर आ जाओ एक बारी. देखो बेटा, सेस का जो नेम है इनकम टैक्स के अंदर, हम उसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं. यहाँ पे इसमें जीएसटी कंपनसेशन बोलते हैं. इसका ओरिजिन फाइनेंस एक्ट 2018 में हुआ था. इसका जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 में हुआ था. ठीक है. ये किस पे लगता है? टैक्स पे. ये किस पे लगता है? वैल्यू पे. इसकी नेचर क्या है? डायरेक्ट टैक्स. इसकी नेचर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. रेट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट टैक्स का रेट हमारा कितना चल रहा है? 4%. ठीक है जी. यहां तक क्लियर है? एनी डाउट्स स्टिल हियर? तो सेस को हम टैक्स पे वैल्यू करते हैं डायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्स में किस पे वैल्यू करते हैं? वैल्यू पे. चलिए, अब मैं कुछ डिक्टेट करने लगा हूं, वो प्लीज नोट डाउन कीजिए. इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन राइट डाउन. सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1 या क्लॉज 1. सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1. हम लिख रहे हैं बेटा मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई. राइट डाउन. वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज सेम. Where location of supplier and place of supply is in same state or in same UT, is in same state or in same UT. Section number 8 intrastate of IGST Act. ठीक है. जहाँ लोकेशन सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सेम है. इंटरस्टेट क्या होगा? खुद सोचो. वेरी गुड. जहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ईदर इन 2 different states, in 2 different UTs, 2 different countries, 1 state 1 UT, or supply by special economic zone, or supply to special economic zone, or supply to tourists. ठीक है. लिखो, ये लिखवा रहा हूं मैं. इंटर स्टेट सप्लाई लिखो. मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई. where location of supplier, where location of supplier and place of supply is in number 1
2 different states. Number 2, 2 different UTs. Number 3, 2 different countries. Number 4, 1 state, 1 UT. Number 5, supply by special economic zones. Number 6, I guess, supply to special economic zones. And last, supply to tourists. ठीक है बेटा? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है वो लिखो कॉपी पे. जीएसटी चार्ज अंडर इंट्रा स्टेट सप्लाई वर्सेस इंटर स्टेट सप्लाई. जो हम सीजीएसटी कलेक्ट करते हैं वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? सोचो. सीजीएसटी नाम में क्या है? सी. तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. एसजीएसटी किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. सीजीएसटी और यूटी जीएसटी किसके पास जाएगा? यूटी की पावर भी किसके पास है? सेंटर के पास है. और आईजीएसटी जो होता है, ध्यान से सुनना, आईजीएसटी पे दोनों का हक है ना बेटा. कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो अपोर्शन कर देगी स्टेट को. याद करो, स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी. सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को वो कैंडीज खुद बांटेंगी. वो क्या है वहां पे? गवर्नमेंट्स, स्टेट की गवर्नमेंट्स. तो आईजीएसटी में कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अपोर्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर आर्टिकल 269A. ये लिख लेना, एज पर आर्टिकल नंबर 269A. जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो स्टेट्स में बांटना है एज पर आर्टिकल नंबर 269A. कौन करेगी? सेंटर करेगी. किसको देगी? कॉमन सेंस, स्टेट को देगी. ठीक है जी. चलो. जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग गुड्स. सुन लो एक बारी, लिखने की जरूरत नहीं है, बुक से तो पढ़ना ही है चैप्टर. पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता. और अल्कोहलिक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. ठीक है. लेकिन अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. कब से होगा? जब जीएसटी काउंसिल इस पर रिकमेंडेशन दे देगी कि इस पर जीएसटी अप्लाई कर दो, तब से अप्लाई हो जाएगा. ठीक है बेटा? अच्छा, मैंने बहुत बारी वर्ड यूज़ किया है प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहाँ पे सप्लाई हो रही है उसको क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई. स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो वेयर द सप्लाई इज मेड इज कॉल्ड प्लेस ऑफ. तो अब जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? देखो, मैंने इंडिया की बेस लाइन बनाई है दोबारा से, और उसमें एक दिखा दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन. बेटा, अगर आप इनको बेचोगे ना सामान, अगर आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेचोगे, इसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे. और एक्सपोर्ट पे ना जीएसटी अप्लाई नहीं होता. अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सामान खरीद रहे हैं ना, उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे. ठीक है. तो इस पर कस्टम चार्ज होगा. नॉर्मली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं लेती, लेकिन इंपोर्ट पे लेती है. ठीक है. इकोनॉमिक्स फाउंडेशन याद करो. तो एक्सपोर्ट करने के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं पे करते. इंपोर्ट करने के ऊपर हमें उस पर क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी. तो जीरो रेटेड सप्लाई पे जीएसटी चार्ज नहीं होता. ठीक है. एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इंपॉर्टेंट. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स. लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स. मतलब जो एक्चुअली में सप्लाई हो रही है ना, कहाँ पे हो रही है, वो डजेंट मैटर टू अस. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स. तो देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर है हमारे पास, और एक्चुअल सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई है. तो मैंने अभी बताया लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स. तो जो एक्चुअल सप्लाई है वो कहीं पर भी हो बेटा, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करती. डजंट मैटर. एक्चुअल सप्लाई कहां पर हो रही है, इट डज नॉट मैटर्स एट ऑल. अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि कैसे हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को लिंक करना है हमने. पहला एग्जांपल देखो. फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है मेरी? बोलो. दिल्ली है.
ठीक है। एक्चुअल सप्लाई को कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रही है? हरियाणा में। अब दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं गुड्स? हरियाणा में। इंटर हुआ, इसकी नेचर क्या हुई बेटा? इंटर हुई। इस पे क्या लगेगी? IGST। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली से दिल्ली में जा रहा है, क्या हुआ? इंट्रा, क्या लगेगा? CGST प्लस SGST। अगला एग्जाम्पल देखो, लद्दाख एक UT थी, ठीक है, अभी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी लद्दाख है, इंट्रा हुई तो UTGST प्लस CGST। USA से दिल्ली इंटर हुआ, इंपोर्ट भी लगेगा और IGST भी लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है हमारी? दिल्ली, इंडिया। समझ में आ रहा है? इंपोर्ट भी लगेगा और IGST भी लगेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ, हरियाणा एंड हरियाणा, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इस पे GST अप्लाई नहीं होगा। इस पे सिर्फ क्या लगेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हमने बेचे हैं उसको। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होएगी तो होएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा ही नहीं रखी कंट्री में तो इस पे कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज फॉर डेवलपमेंट पर्पस ना, तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए हम वहाँ पे कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है जी। बिहार से गुड्स गए हैं US से, प्लेस ऑफ सप्लाई US से है, हुआ तो इंटर, फिर से एक्सपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हम पे ही नहीं करते। अगर USA से बिहार में आते तो इंपोर्ट भी लगता और IGST भी लगता, क्योंकि उसकी नेचर क्या है? इंपोर्टेड गुड्स, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। प्लस वो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी बिहार में है, वो इंडिया में है, तो वहाँ GST लग जाएगा। तो विद दिस योर मोर देन 75% चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट। यहाँ से हम अपनी अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।